दोस्तों नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं इतिहास को पूरे को पूरा। प्राचीन हो, मध्यकालीन हो या फिर आधुनिक हो, यानी एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, ये पूरे का पूरा हिस्ट्री हम कंप्लीट करेंगे और साथ में हम विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री को भी शुरू करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 से आपकी शुरुआत कर रहे हैं। तो एक तो हम कंप्लीट हिस्ट्री डिस्कस करेंगे और अगर आपको पूरे के पूरे हिस्ट्री का तीनों के तीनों पोर्शन का एंशिएंट मिडवल मॉडर्न तीनों का अगर आपको हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ पूरी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये पूरा हिस्ट्री कोरियर से चाहिए तो 8447410108 ये जो नंबर है, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हम सभी एग्जाम का स्टडी मटेरियल भेजते हैं कोरियर से। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और केवीएस, डीएसएसबी, सीटेट, यूपीएससी सबके लिए। तो इस नंबर पर कॉल उसके लिए आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। आइए देखते हैं, आज हमारा है चैप्टर नंबर 1, प्राचीन इतिहास के स्रोत। ये हमारे चैप्टर का नाम रहेगा। ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से निर्मित हिस्ट्री यानी इतिहास का शाब्दिक अर्थ है अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान। वो ज्ञान जो अन्वेषण से प्राप्त होता हो। एक विषय के रूप में मानव सभ्यता के विकास के क्रम में अतीत की अभिलिखित घटनाओं का कालक्रमिक अध्ययन इतिहास कहलाता है। यानी ये कहता है कि जब एक सब्जेक्ट के रूप में हम मानव सभ्यता के विकास के क्रम में अतीत की अभिलिखित घटनाओं को कालक्रम के आधार पर उनका अध्ययन करते हैं, सीरियल वाइज उनका अध्ययन करते हैं, तो वही इतिहास कहलाता है। बात अगर करें हम, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इतिहास का पिता, हिस्ट्री का पिता या फादर किसको कहा जाता है? आंसर आएगा हेरोडोटस। इन्होंने 5वीं सदी ईसा पूर्व यानी 5th सेंचुरी बीसी में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जो इतिहास पर लिखी गई मानव इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है। अगर हम पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो बहुत सारे पुरातात्विक स्रोत हैं। प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन कर वहां से प्राप्त वस्तुओं व कलाकृतियों के आधार पर कर्मिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना पुरातत्व विज्ञान यानी आर्कियोलॉजी कहलाता है। यानी प्राचीन टीले और स्मारकों का खनन करके वहां से जो वस्तुएं मिलती हैं और जो कलाकृतियां मिलती हैं, उनके आधार पर जब आप इतिहास का क्रमवार विश्लेषण करते हो तो उसको ही आर्कियोलॉजी या पुरातत्व विज्ञान का नाम दिया जाता है। एक आता है रेडियो कार्बनिक डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग रेडियो कार्बन डेटिंग एक विधि है भाई, जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 C14 कार्बन का रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव समस्थानिक आइसोटोप है, जो सभी वस्तुओं में विद्यमान होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से पता चला है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7 से 6000 ईसा पूर्व में भी था। आप सोच सकते हो कितना प्राचीन ये समय माना जा सकता है। उस समय भी इसके बारे में चर्चाएं हुई। पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषतः परागों के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी आयु की पहचान की जाती है तथा उनके पालतू होने एवं अनेक प्रकार के कार्यों में लाए जाने का भी पता चलता है। ये भी इसी से है। तीसरा है अभिलेख। अभिलेखों के आधार के ऊपर भी इतिहास की आप लोग जांच कर सकते हैं, उसका परीक्षण कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। क्योंकि प्राचीन भारत के जितने भी अभिलेख हैं, ये आपको शिलालेख के रूप में मिलेंगे या स्तंभ लेख के रूप में मिलेंगे या ताम्रपत्र लेख मिलेंगे या दीवारों के ऊपर लिखे मिलेंगे या मूर्तियों और प्रतिमाओं और स्टैचुओं के ऊपर आपको मिलेंगे। अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को आप लोग पूरा लेख शास्त्र का नाम देते हैं। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बेगाज कोई से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? मध्य एशिया के बेगाज कोई से।
इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र एवं नास्ते नामक दैविक देवताओं के नाम मिलते हैं। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व यानी 2500 बीसी के इनको माना जाता है। फिर बात आती है प्रमुख अभिलेख व शासक। मुख्य अभिलेख और शासक देखिए, एक तरफ अभिलेख दिए गए हैं, दूसरी तरफ राजा यानी शासक दिए गए हैं। हाथी गुफा लेख के लिए फेमस कौन माना जाएगा? कलिंग नरेश खारवेल। ऐहोल अभिलेख के लिए पुलकेशियन सेकंड। नासिक अभिलेख के लिए गौतमी वल्लभ श्री। जूनागढ़ अभिलेख की बात करेंगे तो रुद्रदामन का नाम आता है। प्रयाग सतम अभिलेख बहुत फेमस है समुद्रगुप्त के बारे में। मंदसौर वाला अभिलेख जो है वो मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में है। ग्वालियर का अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के बारे में है। देवपाड़ा का अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के बारे में है। और भीतरी व जूनागढ़ के जो अभिलेख हैं वो सकंद गुप्त से रिलेटेड माने जाते हैं। इनका यहाँ जो अभिलेखों वाले हैं ना, वो उचित मिलान के क्वेश्चन आते हैं। उचित मिलान वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो यहाँ से आते हैं। उनको आप ध्यान से देखना तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। भारत के नाम का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, ये भी याद रखना आपको। भारत के नाम का सबसे पहले जो उल्लेख है वो हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है, जिसका संबंध कलिंग नरेश खारवेल से माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी लिपि के संस्कृति के अभिलेख अभी नहीं पढ़े गए हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका हड़प्पा। ये पूछ लेते हैं कि कौन सी लिपि में है, भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक लिपि के अंदर ये लिखे गए हैं, जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वो ईसा पूर्व 30वीं सदी के अशोक के शिलालेख हैं। इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली। याद रखना, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि अशोका के अभिलेख किसने पढ़े? जेम्स प्रिंसेप आएगा। डेट अगर पूछेंगे तो फिर आपका आंसर है 1837, ये याद रखना है। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां कौन सी हैं? अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियों की अगर आप बात करें, कौन सी लिपियां हैं? सबसे पहले आता नाम है ब्राह्मी लिपि का। ब्राह्मी लिपि अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहले नाम आता ब्राह्मी लिपि का। अशोक के ज्यादातर जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। और इस लिपि की विशेषता है कि ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये आपको याद रखना है। दूसरा नाम आता है खरोष्टी लिपि का। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में भी लिखे हैं और जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी जो है वो बाएं से दाएं है और खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है। फिर नाम आता है यूनानी एवं आरमेइक लिपि, जिसको अरामेइक भी कहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग करने के सबूत मिले हैं। अगर हम अभिलेखों के रूप में या स्रोतों की बात करें तो सिक्के भी एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। प्राचीन काल में अधिकांश मोहरें धातुओं की बनाई जाती थी। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमारक या आहत सिक्के कहा जाया करता था। ये याद रखना है। पहले ज्यादातर जो है मोहरें, अधिकांश मोहरें धातुओं की होती थी। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, वे केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमारक या आहत सिक्के, आहत सिक्के या पंचमारक किसे कहा जाता है? जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। याद रखना भाई, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। सिक्कों पर लेख व तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सबसे पहले यूनानी शासकों ने शुरू की थी। ये क्वेश्चन भी आता है। सिक्कों पर लेख और तिथियां उत्कीर्ण यानी उकेरने की जो प्रथा थी, सबसे पहले परंपरा कहाँ से शुरू हुई? यूनानी शासकों से। भारत में सर्वाधिक सिक्के
मौर्योत्तर काल के मिले हैं। सबसे ज़्यादा सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं, जो विशेषतः सीसे, प्रोटीन, तांबे, इसमें यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, छोड़ दीजिए इसको। शीशे, तांबे, कांसे, चांदी, सोने, इनके ज्यादातर मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए हैं, जबकि सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए हैं। गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा कौन से सिक्के जारी करे? सोने के। और सातवाहन शासकों ने सबसे ज्यादा कौन से सिक्के जारी करे? शीशे के। ये दोनों चीज भी याद रखना है। फिर हम बात करते हैं स्रोत के रूप में मूर्तियों की। प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ हुआ था। मूर्तियों का निर्माण कहां से शुरू हुआ? कुषाण काल से मूर्तियों का आरंभ शुरू हुआ। कुषाण, गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सामान्य की धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान रहा है। कुषाण कालीन गांधार कला पर विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। याद रखना, कुषाण कालीन जो गांधार कला है उस पर विदेशी प्रभाव है, लेकिन मथुरा कला जो है वो पूर्णतः स्वदेशी है। बरहुत, बोध गया और अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती हैं। एक अच्छा खासा उदाहरण मिलता है। स्मारक और भवनों की अगर बात करें तो ये कहाँ पर सही साबित होते हैं? प्राचीन काल में महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में, दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली में तथा दक्षिण पथ के मंदिर वेसर शैली में बने हैं। याद रखना, उत्तर भारत के जो मंदिर हैं, नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में मिलेंगे। साउथ इंडिया के जो मंदिर हैं वो आपको द्रविड़ शैली में मिलेंगे, और दक्षिण पथ के जो मंदिर हैं वो आपको बेसर शैली में मिलेंगे। मंदिरों की 3 शैलियाँ हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। ये याद रखना है। दक्षिण पूर्व एशिया व मध्य एशिया से प्राप्त मंदिरों व स्तूपों से भारतीय संस्कृति के प्रसार पर प्रकाश पड़ता है। फिर बात कर लेते हैं हम चित्रकला की। चित्रकला का योगदान कहाँ है? चित्रकला की अगर हम बात करें, चित्रकला से हमें उस समय के जीवन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति आपको मिलती है। चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास होता है। ऐसा लगता है कि उस समय जो चित्रकला है वो अपने चरम पर थी। जिन भी चित्रों का वर्णन हमें आज तक मिलता है वो बेस्ट माने गए हैं। फिर बात करते हैं अवशेषों की। अवशेषों का क्या स्रोत के रूप में कहाँ काम आते हैं? अवशेषों में प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में अत्यधिक सहायता मिलती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों से उनकी धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है। बसाड़ से प्राप्त मिट्टी की मोहरों से व्यापारिक श्रेणियों का ज्ञान भी मिलता है। साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत में क्या है? भारत में पांडुलिपियां भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। भारत में पांडुलिपियां जो है वो कैसी लिखी जाती थी? भोजपत्रों पर, ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। परंतु मध्य एशिया से प्राप्त की गई प्राकृत भाषा की पांडुलिपियां मेष चर्म एवं काष्ठ फलकों पर लिखी गई हैं। संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां मिली हैं, परंतु इनमें से अधिकांश दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से ज्यादा मिली हैं। पूरे भारत में संस्कृत की जो पुरानी पांडुलिपियां हैं उनमें ज्यादातर कहाँ से मिली? साउथ इंडिया से मिली, कश्मीर से मिली और नेपाल से ज्यादातर मिली हैं। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सब सम्मिलित माने जाते हैं। ऋग्वेद को 1500 बीसी से 1000 बीसी के लगभग का माना जाता है, परंतु अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यकों और उपनिषदों को 1000 से 500-600 बीसी के पूर्व लगभग माना जाता है। ये भी याद रखना है। ऋग्वेद के मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां हैं, परंतु बाद के साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान है।
उपनिषदों से हमें दार्शनिक चिंतन मिलता है, ये आपको याद रखना है। उपनिषदों से हमें क्या मिलता है? दार्शनिक चिंतन हमें उपनिषदों से मिलता है। फिर हम बात कर लेते हैं वेद, उपवेद और उनकी विशेषताओं के बारे में। पहले आता है वेद, फिर आते हैं उपवेद और उधर आती हैं उनकी विशेषताएँ। वेद आएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद होगा आपका आयुर्वेद और विशेषता क्या है? चिकित्सा शास्त्र से इसका संबंध है। यजुर्वेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद का उपवेद माना जाता है धनुर्वेद और यह युद्ध कला से संबंधित है। सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है और यह कला और संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद और यह भवन निर्माण कला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। फिर बात आती है वेदांगों की। वेदांग वेदों का अर्थ समझने व सूक्तों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई थी। याद रखना, वेदांग की रचना वेदों का अर्थ समझने व सूक्तों के सही उच्चारण के लिए इसकी रचना हुई थी। और उसके बाद अगर हम बात करें 6 वेदांग की, 6 वेदांग हैं। नंबर 1 है शिक्षा। वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ। शिक्षा वेदांग का निर्माण वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ। फिर आता है कल्प, कल्प वेदांग। वैदिक कर्म कांडों को संपन्न कराने हेतु विधि व नियम इसमें है। तीसरे पे आता है व्याकरण। इसमें नामों एवं धातुओं की रचना एवं उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम है। चौथा आता है निरुक्त। क्या आता है चौथा? निरुक्त आता है। निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यास्क ने निरुक्त की रचना की। फिर आता है आपका द्वंद्व। वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिस्तुप, जगती, वृहति का प्रयोग किया जाता है। फिर है आपका ज्योतिष। इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्रसिद्ध आचार्य लगध मुनि थे। महाकाव्य की अगर बात करें तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे जो बढ़कर 12000 श्लोक हो गए और वर्तमान में इसमें 24000 श्लोक हो गए हैं। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी से प्रारंभ हुई है। महाभारत की रचना महर्षि व्यास ने की थी। इसे जय संहिता और सतसहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं स्मृतियां की। इन ग्रंथों को धर्मशास्त्र के रूप में माना जाता है। इनमें सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। कुछ स्मृतियां जो है वो इस प्रकार हैं, जैसे मनु स्मृति, गौतम स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और आपका वशिष्ठ स्मृति। ये 6 जो हैं स्मृतियां हैं जिनका जिक्र बार बार इतिहास के स्रोतों में आपको देखने को मिलेगा। ये चीज आपको याद रख के रखनी है। फिर बात करते हैं शूल सूत्र में यज्ञवेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विद्वान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से प्रारंभ होता है। धर्मसूत्र, स्मृतियां और टीकाएं, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मसूत्रों का संकलन 500 से 200 बीसी में हुआ था। संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं तोलकाप्पियम, मणिमेखले एवं शिल्पदिकारम। संगम ग्रंथों में अनेक नगरों का उल्लेख मिलता है। इनमें उल्लिखित हैं कावेरी पट्टनम का समृद्धिपूर्ण अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्य से प्रमाणित हुआ है। गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से भी अधिक पूर्व जन्मों से गुजरे थे, जिसका वर्णन जातक कथाओं में दिया गया है। प्रत्येक जातक कथा एक प्रकार की लोक कथा है। 15 खंडों में विभक्त कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र व अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे, जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध है। ईसा की आरंभिक सदियों में
प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य हमारा एकमात्र प्रमुख स्रोत है। फिर बात करते हैं विदेशी विवरणों की। विदेशी भारतीय इतिहास के स्रोत में विदेशी विवरणों का क्या वर्णन है? यूनानी रोम के लेखकों को देख लेते हैं। यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर महान के समकालीन के रूप में सैंड्रोकोटस के नाम का उल्लेख किया है। यूनानी विवरणों में चंद्रगुप्त मौर्य सैंड्रोकोटस जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 बीसी पूर्व निर्धारित की गई है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर वो आए मैगस्थनीज की इंडिका उन उद्धरणों के रूप में सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। ये भी आपको मैगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आया उसका भी वर्णन है। यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी और टालमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तकों में प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के मध्य किसी अज्ञात लेखक ने लिखी, जिसने लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का बढ़ चढ़कर वर्णन किया है। प्लिनी की नेचुरलिस हिस्टोरिका ईसा की पहली सदी की है। यह लैटिन भाषा में है तथा यह हमें भारत और इटली के मध्य होने वाले व्यापार की जानकारी देती है। फिर बात आती है चीनी यात्रियों का विवरण, जिसमें फाहियान का नाम सबसे पहले आता है। यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया। उसने फोक्यूखी की रचना की, जिससे गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है। फिर बात आती है कास्मास इंडिका प्लेट्स की। यह यूरोपीय यात्री था जो 523 ईस्वी में भारत आया तथा क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में भारत श्रीलंका के व्यापारिक संबंधों का वर्णन है। फिर बात करते हैं हुएनसांग की। युआन च्वांग यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आया और सीयूकी की रचना की, जिसको आप लोग हुएनसांग कहते हैं। इत्सिंग का नाम भी बहुत आता है। यह 7वीं सदी में भारत आया तथा नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का इसने वर्णन किया है। फिर आते हैं अरब यात्रियों का विवरण। अरब यात्रियों में कौन कौन है? एक आता है सुलेमान। वह 9वीं सदी में भारत आया तथा पाल व प्रतिहार शासकों के विषय के बारे में उसने वर्णन किया है। प्रतिहार व पाल शासकों का वर्णन किसने किया है? सुलेमान ने किया है। एक नाम आता है अल मसूदी। यह 1941 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने राष्ट्रकूट शासकों के विषय में बहुत कुछ लिखा है। एक है अल बरूनी, बहुत फेमस है। अल बरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था और उसने तहकीक हिंद की रचना की, जिससे भारत के तत्कालिक सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था का बहुत ज्यादा वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम एडवर्ड सचाऊ ने किताबुल हिंद का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था। इसको आपको नोट करके रखना है, बहुत बार आता है क्वेश्चन। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो आपकी आज के चैप्टर के बारे में थी। अब हमने इतिहास का जो है वो पहला चैप्टर हमने आज आपका पूरा किया है। एक चीज और बता दूं, हम लोग ये 8444101008 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ऑल ओवर इंडिया में हम स्टडी मटेरियल भेजते हैं। चाहे वो आपका सीटेट का एग्जाम हो, चाहे आपका केवीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका एनवीएस हो, चाहे आपका डी ट्रिपल एस बी हो, चाहे आपका यूजीसी नेट हो, आपका यूपीएससी या सिविल सर्विस हो, एसएससी या सीडीएस एनडीए हो, सबके लिए कंप्लीट मटेरियल है। और इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। अगर पूरे आपका मॉडर्न, मिडवल और एंशिएंट तीनों के इतिहास के तीनों भागों की हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हैं या इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके आप लोग मंगवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पूरे के पूरे तीनों पोर्टों के इतिहास की पूरी सीरीज बना दूंगा, जिसको आप लोग डेली आकर के देख सकते हैं।